नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगले हफ्ते के द हिंदू के वन लाइनर करंट अफेयर्स ये 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक के हैं। 2021 और 2030 पूरे इस डिकेड को यूएन ने क्या डिकेड डिक्लेयर किया? डिकेड ऑफ ओशन साइंस। कौन सा डिकेड किया है? डिकेड ऑफ ओशन साइंस। ठीक है। अब एक अलग अगली न्यूज़ थी, वो थी समुद्रयान। क्या थी? समुद्रयान के लिए 3 मेंबर भेजे जाएंगे। 6000 मीटर की डेप्थ होगी सेंट्रल इंडियन ओशन में। किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ और साइंसेस। कब स्टार्ट किया गया था? 2021 में। स्टेट पीसीएस पूछ लेता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब स्टार्ट किया गया था, तो 2021 में स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। फिर 8 नंबर का बैलन डी ओर अवार्ड। बैलन डी ओर अवार्ड, ये एक अवार्ड का नाम है। क्या नाम? बैलन डी ओर अवार्ड। सो ये मैन में किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। मैन में किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। वुमेन में किसको मिला है? आइटाना बोनमाटी। क्या नाम है? आइटाना बोनमाटी। बोनमाटी माटी से जुड़ी हुई है, मिट्टी से जुड़ी हुई है। बैलून नीचे से उड़ाया, ऊपर से मिट्टी से बोनमाटी बैलून, इस तरीके से याद रखो। और ये मैन में लियोनेल मेसी को। फिर WHO की रीजनल कमेटी ने जो साउथ ईस्ट एशिया की है उसमें 11 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर्स हैं, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद बीमस्टेक के 7 मेंबर। बीमस्टेक के मेंबर्स पता होंगे, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। कौन कौन से? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये मोटे मोटे आपके 7 मेंबर्स हैं बीमस्टेक में। फिर इंडोनेशिया हो गया 8वां, मालदीव्स हो गया 9वां, नॉर्थ कोरिया हो गया 10वां और तिमोर लिस्ते 11वां। ये देखो नॉर्थ कोरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी साउथ कोरिया लिखा जाए और नॉर्थ कोरिया लिख के दे, वो हमें लगे कि भाई नॉर्थ कोरिया नहीं साउथ कोरिया होगा, नहीं, नॉर्थ कोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? नॉर्थ कोरिया और तिमोर लिस्ते। ठीक है। फिर एक इनिशिएटिव है माई भारत इनिशिएटिव। माई भारत यूथ कहता है, पेट्रोटिज्म की बातें करता है, मेरा भारत मेरा हूँ, मैं भारत के लिए कुछ भी करूँगा। सो ये माई भारत नाम का तो यूथ के ही लिए प्लेटफॉर्म है एक। उनके लिए जो प्रोग्राम्स रन करे जा रहे हैं वो उस पर जाके देख सकते हैं। फिर आर्टिकल 105 बहुत न्यूज़ में महुआ मोहत्रा की वजह से। सो ये फ्रीडम देता है एमपी को टू से एनीथिंग इन द हाउस। आर्टिकल 105 कौन सा आर्टिकल है? 105। क्योंकि यूपीपीसीएस ने 2022 में आर्टिकल 108 पूछा था ज्वाइंट कमीशन, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में, और वो आर्टिकल 107 था। यूपीपीसीएस पूछ रही है, 2023 में पूछा था, सॉरी। फिर उसके बाद अगली न्यूज़ थी कि पार्लियामेंट के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पार्लियामेंट के अकाउंटेबल होते हैं बेसिकली लोकसभा के, लेकिन हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के जनरली वो अकाउंटेबल होते हैं। सो पार्लियामेंट के पास भी एक पावर होती है उनको अकाउंटेबल रखने के लिए कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इन्वेस्टिगेटिव पावर भी होती है पार्लियामेंट में कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है एग्जीक्यूटिव्स को, जो आजकल इथिक्स कमेटी कर रही है महुआ मोत्रा के साथ, महुआ मोत्रा के साथ। अब जो पार्लियामेंट्री प्रूफ और जो जुडिशियल प्रूफ में इसे बिल्कुल अंतर होता है, ये सेम नहीं होता, इज नॉट सेम। ये चीज़ बहुत जरूरी है जो आपको याद रखनी है। इस तरीके का जो अब ये एक्सपल्जन का जो केस था, ये पहला हुआ था एच जी मुदगल। एच जी मुदगल थे 1951 में, उन्हें हाउस से एक्सपल किया गया था, इसीलिए इलीगल ग्रेटिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग पार्लियामेंट्री वर्क। इलीगल ग्रेटिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग पार्लियामेंट्री वर्क, तो उनको हाउस से एक्सपल किया गया था। फिर अगली न्यूज़ है, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट कहाँ हुई? यूके में। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट कहाँ हुई? यूके में। इंडिया का विजन 2047 में कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है? 30 ट्रिलियन। कितने ट्रिलियन? 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना इंडिया का लक्ष्य है। ये विजन पूछते हैं कि 2047 तक कितना करना है, हमारा जीरो कार्बन एमिशन का गोल कितना है 2070, इस तरीके से। तो कितना? 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। फिर दूसरा आता है आपका नंदिनी दास। क्या नाम है? भगवान शिव की नंदिनी। नंदिनी ने जीता ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। कौन सा? ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। किसने जीता? नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी, ब्रिटिश नंदिनी। इस तरीके से कि नंदिनी नहीं गई अंग्रेजों पे जाके और वहाँ का उनकी बुक लेकर आ गई, पढ़ी लिखी नंदिनी। फिर उसके बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अखोरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट, दूसरा खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और यूनिट सेकंड ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यूनिट सेकंड किस? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये पूछ लेते एसएससी में कि इंडिया और नेपाल के बीच में प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। तो
उससे रिलेटेड इन्होंने कि किस किस कंट्रीज के बीच में दो प्रोजेक्ट हैं, तो इस तरीके से पूछ लेते हैं। अरुण प्रोजेक्ट था शायद। फिर आता है 3 नवंबर और 4 नवंबर की न्यूज़ थी कि आईआईटी मद्रास की एक ब्रांच जांजिबार में भी खुली है। कहाँ खुली है? जांजिबार, तंजानिया में। आईआईटी मद्रास की एक ब्रांच जांजिबार, तंजानिया में खुली है। एक आईआईटी दिल्ली से पूछा था कि किस कंट्रीज के नाम दिए हुए थे। कतर था, अबू धाबी था, यूएई था। कतर, अबू धाबी, सऊदी अरब और ईरान वगैरह थे। जिसमें पूछा था आईआईटी दिल्ली की कहाँ ब्रांच खुली गई है, तो वो अबू धाबी में था। इसके बाद बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला गया? आरबीआई को। किसको दिया? आरबीआई को। ये याद रखना है, किसको दिया गया? आरबीआई को। कौन सा? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा साइमा वाजिद। साइमा वाजिद ये रीजनल डायरेक्टर बनी है, शेख हसीना की लड़की है साइमा वाजिद, जिसको अभी हम साउथ ईस्ट एशिया के बात करें जिसमें 11 मेंबर्स थे। जिसमें 11 मेंबर्स थे, 7 बीमस्टेक के मेंबर थे, एक मालदीव था, एक इंडोनेशिया था, एक तिमोर लिस्ते था, एक नॉर्थ कोरिया था। ठीक है। फिर आता है कवच 2012, 2012 में स्टार्ट किया गया है। ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम स्टार्ट किसने किया? रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। किसने स्टार्ट किया? रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत जरूरी है कि किसने स्टार्ट किया गया? डीआरडीओ ने नहीं, आरडीएसओ ने, रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है मिथाइलेशन। मिथिलेशन क्या है? एक केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स यूज्ड बाय सेल्स टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। जीन्स को रेगुलेट करने के लिए सेल्स द्वारा जो एक्सप्रेशन होता है, मिथाइलेशन क्या करता है? उसको मॉडिफाई कर देता है। फिर उसके बाद आता है उसका मिथाइलेशन। एच पाइलोरी ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन करता है आपके स्टोमच में, जो इन्फेक्शन करता है आपके स्टोमक में। क्या नाम है? एच पाइलोरी। बस ये बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, बस ये याद रखना है। मिथिलेशन क्या हो गया? केमिकल मॉडिफिकेशन जो होते हैं हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? आरबीआई को। साइमा वाज रीजनल डायरेक्टर कवच की 2012। इंडिया बांग्लादेश का अखोरा, अगरतला, खुलना, मोंगला और मैत्री सुपर थर्मल। नंदिनी दास ने जीता बुकर प्राइज। इंडियन विजन 30 ट्रिलियन। फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट 20 यूके में हुई है, फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट। अगली न्यूज़ है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक स्टेटरी बॉडी है। कोई क्या बॉडी है? स्टेटरी बॉडी है अंडर CAQM NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 में। इस तरीके से पूछ लेते स्टेटरी नॉन स्टेटरी बॉडी से। तो स्टेटरी बॉडी से स्टेब्लिश कब करी गई थी? 2021 में। बेसिकली एयर को क्वालिटी को टैकल करना, पोल्यूशन को टैकल करने से रिलेटेड बॉडी है ये। कहाँ कहाँ? NCR वाले रीजन में और उसके नेबरिंग एरियाज यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। जैसे ये पराली वगैरह वाले चलाने वाले एरियाज है, यहाँ पे इसका फोकस मेनली रहता है। अगर इसके ऑर्डर को कोई कंप्लाइन नहीं करेगा तो 5 साल की सजा और 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। कितना? 1 करोड़ तक का फाइन। इसके डिसीजंस के खिलाफ केवल एनजीटी में अपील हो सकती है। ये वही एनजीटी है जो 2010 में बनी थी, ना कि सिविल कोर्ट्स में। यूपीएससी कभी कभी इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंस डाल देता है कि सिविल कोर्ट में इसके खिलाफ हियरिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। नहीं, एनजीटी में। किसमें? एनजीटी में। क्या नाम है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। स्टेटरी बॉडी है। फिर आता है एक टर्म है एपीजेनेटिक्स। क्या नाम है इस टर्म का? एपीजेनेटिक्स। ये क्या कहना चाहता है? ये कहती है कि कैसे आपका बिहेवियर और आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके जीन पे इफेक्ट डालता है, आपके जीन के वर्क पे। उसको एपीजेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीजेनेटिक्स कहते हैं। इसको याद रखना है, 2 टर्म है, बिहेवियर और एनवायरनमेंट। ठीक है। फिर 6 नवंबर की न्यूज़ पर जाइए। टेम्परेचर इन्वर्जन और स्लोइंग डाउन ऑफ विंड स्पीड आल्सो वन ऑफ द अदर फैक्टर फॉर पुअर एयर क्वालिटी। अगर ये पूछ ले कि भाई क्या क्या ये चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती है, बिल्कुल डालती है। टेम्परेचर इन्वर्जन और आपका विंड स्पीड का स्लो डाउन होना, किस पे? पुअर एयर क्वालिटी पे। अब है 3 टर्म्स है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ? समथिंग विच इज रिलेटेड टू ग्रीन एनवायरनमेंट, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड्स या सोयल हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स नेचुरली प्रोटेक्टेड, नेचुरली प्रोटेक्ट जो करते हैं, जैसे फ्लड प्रोटेक्शन में, क्लाइमेट रेगुलेशन, मैनग्रोव्स हो गए सुंदरबन वाले एरियाज में, तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का उसका बहुत बढ़िया जीता जागता उदाहरण है। फिर आता है ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रे समथिंग विच इज रिलेटेड टू मैन मेड, डैम्स हो गए, सी वॉल्स हो गए, रोड्स हो गए, वाटर हो गए। बस ये याद रखने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। फिर आता है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू समथिंग विच इज रिलेटेड टू ओशन, पानी, वाटर बॉडीज हो गई, बोन्स हो गए, कैनाल्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, रिवर्स हो गए। ग्रीन समथिंग विच इज रिलेटेड टू अगेन एनवायरनमेंट, ट्रीज, फॉरेस्ट, पार्क्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्लानिंग वेयर वाटर बॉडीज एंड लैंड आर इंटरडिपेंडेंट एंड ग्रो विद द हेल्प ऑफ
ईच अदर, एक दूसरे की सहायता से वो ग्रो करते हैं। तो ये हो गया ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेम्परेचर इन्वर्जन हमने पढ़ लिया, एपिजेनेटिक्स हमने पढ़ लिया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया है। फिर आता है कंजेशन टैक्स। कंजेशन टैक्स वो होता है जो प्राइवेट व्हीकल्स पर लगाया जाता है जब वो पीक ट्रैफिक आवर्स के समय शहर के अंदर हो रहे होते हैं। तो दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसकी बात चल रही थी, न्यूज़पेपर में टर्म थी कंजेशन टैक्स, तो मैंने सोचा बता दूं। फिर आता है दूसरी न्यूज़ है, नवाक जोकोविच ने 7वां पेरिस मास्टर टाइटल जीता। किसको डिफीट करके? ग्रिगर दमित्रोव को। ये कहाँ के थे? बुल्गारिया के। कहाँ के थे? बुल्गारिया के। अभी आपको पता होगा राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने जो डिफीट हुई थी वो किस कंट्री से बिलोंग करती है ये भी पूछा था। तो आजकल स्टेट पीसीएस अब इधर की तरफ को फोकस कर रहे हैं कि जो हारा है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। सो नोवाक जोकोविच ने किसको हराया? बुल्गारिया के ग्रिगर दमित्रोव को। कौन सा नंबर का? 7th नंबर का पेरिस मास्टर टाइटल जीता है। फिर एक अगली न्यूज़ थी जीका वायरस की। जीका वायरस एक मॉस्किटो बोर्न फ्लैवी वायरस है। अब जैसे ये स्टेट पीसीएस बहुत पूछती है कि आरएनए जीनोम, डीएनए जीनोम, तो आरएनए जीनोम यूपीएससी भी पूछ रही है पिछले 3-4 सालों से। इसका डायग्नोसिस मोस्टली जेनेटिक टेस्टिंग से होता है। तो जीका वायरस जेड 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 जीका वायरस आरएनए जीनोम, जीका वायरस आरएनए जीनोम कैसा है? मॉस्किटो बोर्न फ्लैवी वायरस है, इतना याद रखना है। फिर आता है एक रीजन था एवोस रीजन, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुआ था। सो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में लगाने के लिए आ जाते हैं। यूपीएससी ने 2021 में ही पूछा था, 22 में ही पूछा था। रीजन्स दिए हुए थे कहाँ से, किस तरफ से? तो ग्रीस। एवोस रीजन कहाँ? ग्रीस, यूरोप। फिर आता है एक वोल्बाचिया बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? वोल्बाचिया बैक्टीरिया, जो कि डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और मलेरिया वगैरह को रिड्यूस करने के लिए इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है मॉस्किटोज के अंदर, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रह सके। इसके क्या कहते हैं? वोल्बाचिया बैक्टीरिया। फिर 7 नवंबर की न्यूज़ है। अभी अभी आपने देखा होगा पहली बार क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एंजेला मैथ्यूज को टाइम आउट किया गया। क्या किया गया? टाइम्ड आउट किया गया। 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने कोई विकेट पा के बॉल फेस नहीं की थी। शाकिब उल हसन बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच था, तो पहला कौन थे? एंजेला मैथ्यूज। शाकिब उल हसन ने उनसे एम्पायर से कहा और उनको आउट दे दिया गया। फिर हमारा एक नई सीआईसी बनी है। क्या नाम है इसका? इनका क्या नाम है? हीरालाल सामरिया। सॉरी, क्या नाम है इनका? हीरालाल सामरिया। अब सीआईसी को कौन ओथ दिलवाता है? प्रेसिडेंट। सीआईसी को कौन ओथ दिलवाता है? प्रेसिडेंट। अब क्या कहते हैं, जो आईसी सीआईसी होता है वो किसको ओथ दिलाता है? आईसी को। सीआईसी को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट, और आईसी को कौन ओथ दिलाता है? सीआईसी। आईसी को कौन ओथ दिलाता है? सीआईसी। और क्या कहते हैं, आप एक काम कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो कि ये राजस्थान से हैं, क्योंकि राजस्थान में पूछ लिया जाता है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। वो पीसीएस राजस्थान वाले अमूमन ऐसा पूछते हैं। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? क्वाड द्वारा। किसके द्वारा? क्वाड द्वारा। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव किसके द्वारा? क्वाड द्वारा। न्यूज़ है किलोचिविस्कोए वोल्केनो। ये कहाँ है? कामाचटका पेनिनसुला। कमचटका पेनिनसुला नॉर्थ में, रशिया में। ये टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो है और वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो में से एक है। लेकिन ये यूरेशिया का सबसे टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो। क्या नाम है इसका? किलोचिविस्कोए वोल्केनो। किलोचिविस्कोए वोल्केनो। थोड़ा नाम से थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे रशियन नेम हो, तो उसी से याद रखना है। कामचटका पेनिनसुला नॉर्थ में। फिर तुम्हारी 2023 में वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, वुमेन टेनिस एसोसिएशन किसने जीता है? पोलैंड की ईगा स्वेतक। पोलैंड की ईगा स्वेतक। तुम देखना, ईगा स्वेतक होगी, एक आर्याना करके कोई नाम है, 2-3 ये हैं जो हमेशा टेनिस में रहती हैं। विंबलडन हो गया, फ्रेंच हो गया, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रेंच हो गया, यूएस हो गया, इन सब में यही रहती हैं। कौन रहते हैं इन सब में? ये ईगा स्वेतक हो गया, एक आर्याना करके भी है। ये 3-4 वो है। फिर नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच हो गया, रोजर फेडरर हो गए, ये सब मैन की तरफ से रहते हैं। तो मोटा मोटा कहीं ये नाम आ जाए वो टेनिस के रिलेटेड हो, तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये सही होंगी, क्योंकि ज़्यादा टेनिस में ज़्यादा सबसे ज़्यादा विंबलडन ओपन वगैरह में जीतती रहती हैं। फिर आता है विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स इसको क्या कहते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। विद होल्डिंग टैक्स को क्या कहते हैं? मतलब टैक्स रख लिया, विद होल्ड करना, अपने आप पास रख लेना। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहाँ से पैसा निकल रहा है उसी समय उसको टैक्स को अपने पास रख लिया, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। एम्प्लॉय डिडक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज अर्निंग एंड पेड टू द गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स टैक्स
लाइबिलिटी एज पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स टैक्स लाइबिलिटी। एम्प्लॉयर क्या काम करता है, एम्प्लॉय के पैसे में से ही पहले काट के जो है गवर्नमेंट को दे देता है एज इंडिविजुअल टैक्स लाइबिलिटी। और हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि कंट्री क्या काम करती है, जो डिविडेंड्स पेड किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल कंपनी के द्वारा जो किसी देश में है बाहर वाले व्यक्ति को, उस पर जो टैक्स लगाती है उसको विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं, उसको विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कोई दोस्त है अमेरिका में, मैं उसने मेरे यहाँ पे मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके जो डिविडेंड्स रहेगा, जो उसका शेयर्स होगा, उसका जो प्रॉफिट्स होगा, जब मैं उसको पे करूँगा तो गवर्नमेंट मुझसे उसका टैक्स मांगेगी। इसको इतना याद रख सकते हैं बस, विद होल्डिंग टैक्स, यानी कि मैं जो पैसे भेज रहा हूँ अपने दोस्त को उसके डिविडेंड्स के, उसके शेयर के, उस पर जो टैक्स लगता है उसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। बस इतना याद रखना है। फिर आती है 9 नवंबर की न्यूज़। कौन कौन से 9 नवंबर में? एक तमिल टेम्पल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो मना किया है, अपने डिसीजन को विदहोल्ड किया है उन्होंने। तो एक टर्म है अर्चका। क्या टर्म है? अर्चका। अर्चका मतलब होता है प्रीस्ट। अर्चका मतलब क्या होता है? प्रीस्ट। अर्चका मतलब प्रीस्ट। फिर आता है अगामास। अगामास एक टर्म है। अगामास में मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कई सारा कंपाइलेशंस है टेक्स्ट का, उसको सारे कंपाइलेशन को अगामास टर्म किया गया है। ये तमिल और संस्कृत में भी है, बहुत जरूरी है ये चीज़ देखना कि तमिल और संस्कृत में भी है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी पाई जाती हैं। और इसमें वैष्णव है, शक्ता है और शिव है। वैष्णव, शक्ता, तांत्रिक और शिव अगामास। मैं कल एक चीज़ देख रहा था, इसी में मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो उसमें क्या कहा गया था कि प्रीस्ट का जो है एक तरीके से रोल इंडिस्पेंसेबल है वैष्णव ट्रेडिशन में, मतलब वो अनिवार्य है। तो जो शिव ट्रेडिशंस के जो वैष्णव ट्रेडिशन, शिव ट्रेडिशंस में क्या होता है कि कोई भी पूजा पाठ कर लो किसी भी भक्ति भाव से, प्रीस्ट हो ना हो, अपने अंदर की भक्ति से, तो उसमें जो होता है कि सब कुछ मान्य होता है। लेकिन वैष्णव ट्रेडिशन में मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्रीस्ट को ही एक अपने तरफ से पूजा करवानी होगी। प्रीस्ट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है उनकी वैष्णव ट्रेडिशंस में। ये मैंने कल पढ़ा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपसे बताऊं। फिर एक टर्म है EFIR। EFIR ये बहुत जरूरी है कि एक असल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक का नाम सुन के हम कोई ऐसा सुन के एकदम से ऐसा लगता है भाई ऑटोमेटिकली होगा या कोई रजिस्टर्ड साइन वगैरह होगा। यूपीएससी ऐसे में कंफ्यूज करती है कि भाई इलेक्ट्रिक सिग्नेचर टाइप के होंगे क्या, कुछ ऐसा नहीं है। ये ना ही ये ऑटोमेटिक है, ये याद रखना है। इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड FIR, ना ही ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड है FIR है, और ना ही ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा की गई है। ठीक है, इसका सिंपली मतलब क्या होता है मैं आपसे बताता हूँ। देखो, मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिकली जो है एक FIR मैंने फाइल की थोड़ा नेशनल पोर्टल, तो वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो है थाने के अंदर चली जाएगी, थाना उस पर कार्रवाई करेगा। उसको FIR को मैंने जो है एक नेशनल पोर्टल के थ्रू FIR फाइल कर, मतलब अपने FIR के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया, थाने को जाके बताया ऑनलाइन कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है। थाना उस पर एकदम से तत्काल एक्शन लेगा। उस चीज़ को FIR में तब्दील होने के लिए 3 दिन के अंदर अंदर उस आदमी को अपने आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना है। कितने दिन में? 3 दिन में। फिर उसको EFIR कहेंगे, फिर उसको EFIR कहते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ प्रस्तुत होना है, उसको EFIR कहते हैं। अगर वो प्रस्तुत नहीं हुआ फिजिकली, ये बहुत जरूरी है ये टर्म, फिजिकली उसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, फिजिकली आपको वहाँ प्रेजेंट होना है। अगर आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुए तो ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 9 तारीख तक की इतनी ही न्यूज़ थी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मुझको फीडबैक्स वगैरह दीजिए, इस सब का PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और मैं इस तरीके से ये चीज़ें बनाऊंगा, वीडियोस बनाता रहूँगा जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। आप भी मुझे बताओ किस चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए, जो भी चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहे हो आपको, जो समझ में ना आए, आप उसको मुझे कमेंट्स में जो है बताओ। मैं उसको एज अ फीडबैक लेकर उसको पूरा सही करने की कोशिश करूँगा। मुझको बस इस तरीके से ही मैं 10 तारीख से लेके 19 तारीख तक की वीडियो में 20 तारीख को फिर अपलोड करता हूँ। इतना आप इसको पढ़िए, पुराना रिवाइज करिए। मैं इसके लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसकी PDF। आप सबका मुझको सहयोग मिलता रहना चाहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। वो तो सभी कहते हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ। बस यार खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।